यूक्रेन में जंग का 37वां दिन है आज। इस्तांबुल वार्ता में हमले कम करने का वादा करने का बावजूद रूस का मिसाइलों का यूक्रेन पर हमला जारी है। रूस ने खार्किव के साल्तिवका में गैस पाइपलाइन पर मिसाइली हमला किया है। मिसाइल हमले से गैस पाइपलाइन में आग लग गई और करीब 34,000 निवासियों के घरों की गैस सप्लाई ठप हो गई है। उधर मारियुपोल में भी भयंकर जंग जारी है। यहां रूस समर्थित विद्रोही लड़ाके यूक्रेन के आखिरी मजबूत गढ़ मारियुपोल के प्रोडक्शन प्लांट पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। धमाके की तेज आवाज और मच जाती है अफरा तफरी, और थोड़ी देर में ही सामने नजर आती है तबाही की तस्वीर। कार से उठता धुआं, बिल्डिंग का बिखरा मलबा। ये तस्वीर डोनेत्स्क के मारियुपोल की है, जहां अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई जारी है। ये वीडियो 29 मार्च का है। धमाका मारियुपोल के एम्यूजमेंट सेंटर के पास हुआ था। मारियुपोल में किस कदर भयंकर लड़ाई जारी है, उसकी ये दूसरी तस्वीर है। तस्वीरों में दिख रहे ये सैनिक ना तो रूसी हैं और ना ही यूक्रेनी। ये रूस समर्थित विद्रोही लड़ाके हैं जो मारियुपोल में यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा थामे हुए हैं। रूस समर्थित ये लड़ाके मारियुपोल के एक प्रोडक्शन प्लांट के पास जंग में शामिल हैं। ये इलाका मारियुपोल में यूक्रेनी सेना का आखिरी मजबूत गढ़ है और रूस की मदद से विद्रोही उसे कब्जे में लेने के लिए भीषण जंग लड़ रहे हैं। करीब 4 लाख लोगों की आबादी वाला मारियुपोल शहर इस वक्त यूक्रेन का सबसे खतरनाक इलाका बन चुका है। यहाँ कब कहां से बम, रॉकेट या मिसाइल गिर जाए कहना मुश्किल है। यहाँ लगातार शेलिंग हो रही है। शहर में खाने पीने के सामान के साथ गैस और बिजली की भी भारी किल्लत है। यहाँ जंग में अब तक करीब 5,000 लोग मारे जा चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़ चुके हैं। अगर रूस और रूसी समर्थित फौज के हमले से यूक्रेन भारी विनाश का सामना कर रहा है, तो अपने पलटवार से यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों को भी खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर कीव के पास लुकिया न्यूका गांव की है, जहां भयंकर लड़ाई छिड़ी है। यहां यूक्रेनी सेना के साथ स्थानीय लोग भी रूसी फौज से जमकर लोहा ले रहे हैं। कीव में घुसने की कोशिश कर रहे रूसी टैंक की यहां पर खच्चे उड़ गए। रूसी टैंक से उठती आग की लपटों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहां रूसी फौज को किस कदर प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। रूसी सेना की गाड़ियों पर यूक्रेनी फौज ने इतने हमले बोले कि वो कबाड़ में तब्दील हो गई। इन तस्वीरों से साफ लग रहा है कि कीव का ये गांव रूसी फौज के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ है। यूक्रेनी सेना की इसी प्रतिरोध की वजह से रूसी फौज अब तक कीव में नहीं घुस पाई है और उसे मिसाइल और रॉकेट हमलों का सहारा लेना पड़ रहा है। तबाही खार्किव में भी भयंकर हुई है। यूक्रेन का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर युद्ध के शुरुआती दिनों से रूसी मिसाइल के निशाने पर है। ताजा हमला हुआ है खार्किव साल्तिवका की गैस पाइपलाइन पर। कल हुए मिसाइल हमले से गैस पाइपलाइन में आग लग गई और करीब 34,000 निवासियों के घरों की गैस की सप्लाई बंद हो गई। खार्किव के लोगों ने इस जंग में भारी बर्बादी देखी है। जली हुई इमारतें, जली हुई कारें, जगह जगह मलबों का ढेर। खार्किव शहर यूक्रेन में मचे भारी विनाश की तस्वीर पेश कर रहा है। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। यूक्रेन से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त ने यूक्रेन में जंग में हुई तबाही का ताजा आंकड़ा जारी किया है। यूएन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जंग में यूक्रेन में कम से कम 1,232 नागरिकों की जान गई है, जबकि 1,935 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यूएन की ओर से जारी आंकड़ा है। ये औपचारिक आंकड़ा जो पहली बार 37 दिन बाद सामने आया है। यूएन मानवाधिकार ने यह आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बताया गया है 1935 लोग जख्मी हुए हैं और तकरीबन 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 1,232 नागरिकों की जान गई।
तो आज तक आपको यूक्रेन जंग से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचा रहा है। आज तक संवाददाता यूक्रेन के जंग के मैदान में मौजूद हैं। देखिए गीता मोहन की यूक्रेन की आखिरी पोस्ट से भेजी गई ये रिपोर्ट। हम यहाँ आखिरी चेक पोस्ट में हैं, जहां से आगे मरिनका है। अगर आप सुन रहे हैं ये जो रॉकेट फायरिंग शेलिंग हो रहा है, ये बस यहाँ तक खत्म नहीं होता। मरिनका में गन बैटल यानी कि मैन टू मैन कॉम्बैट भी चल रहा है। बहुत बुरे हाल है यहाँ पर। ये लास्ट बस स्टैंड है जहाँ पे यहाँ के लोग जो अभी भी यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ आके उतरते हैं। फिर जैसे ये लेडी यहाँ खड़ी है, ये लोग चल के जाना होता है ना उस तरफ, और वहां से चल के इस तरफ आना होता है। बहुत बुरे हाल है। शेलिंग देखिए, आरपीजीज, मोटर शेलिंग सब यूज कर रहे हैं, रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड्स, ये सब इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके की आप यहाँ पे डैमेज देख रहे हैं, वो ये फ्लैग्स देखिए बिल्कुल फटे हुए हैं, रूसी फ्लैग्स और यूक्रेनियन फ्लैग्स, डीपीआर फ्लैग्स, डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के जो फ्लैग्स हैं एकदम फटे हुए हाल में हैं। इससे पता चलता है कि किस तरीके का डैमेज और कितनी लड़ाई चल रही है यहाँ पे। मरिनका एक ऐसी जगह है जहाँ पे फियर्स फाइटिंग कई दिनों से चल रहा है। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ मरिनका के चेक पोस्ट पर गीता मोहन, आज तक। तो यूक्रेन के आखिरी चेक पोस्ट मरिनका में गीता मोहन ने वहां स्थानीय लोगों और कमांडर से भी बातचीत की। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। जो ये स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर है ट्रुडोव्स्की के एरिया के ऑफिसर येवगेनी, वो कह रहे हैं कि मरिनका जो है, जो बिल्कुल सटा हुआ है जहां पे अभी यूक्रेनियन फोर्सेस है, वो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है लेना। उन्हें अभी आर्मर्ड व्हीकल 3 गुना ज्यादा, जितने यूक्रेनियन फोर्सेस वहां पर हैं उसे 3 गुना ज्यादा ट्रूप्स की जरूरत है यहाँ पे, ताकि वो मरिनका को ले पाए। और ये भी कह रहे हैं कि उनको सप्लाई, सपोर्ट और आर्मर्ड व्हीकल्स की काफी सख्त जरूरत है। यहाँ पे उन्होंने इस एरिया को क्लियर तो कर दिया है, लेकिन पूरा जो ये शहर है तबाह हो चुका है और ये रूसी कंट्रोल में है। मरिनका यूक्रेनियन कंट्रोल में है और ये चाहते हैं कि वो यूक्रेनियन कंट्रोल से रूसी कंट्रोल में आए, ताकि मोटर शेलिंग जो आप कंटिन्यूसली सुन रहे हैं वो बंद हो पाए। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ गीता मोहन, आज तक। तो मारियांका के लोग यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की नीतियों से भी खफा हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि जेलेंस्की को बाइडेन के कहने पर चलने की जगह अपना दिमाग लगाना चाहिए था। Yelena, you live here in Marinka? Does she live in Marinka? Это поселок Трудовские. Это поселок Трудовские. थैंक यू सो मच। ये येलिना है जो बहुत स्ट्रांग मैसेज भेज रही है। ये कह रही हैं कि आज अगर उनके घर का, उनके बच्चों का ये हाल है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी वेस्ट और नेटो की वजह से है। उनका मैसेज बहुत क्लियर है कुछ लीडर्स के लिए। डेनिस पुशलिन जो यहाँ पर डोनेस्क में लीडर हैं, जिनको जो अब यहाँ पे जो डीपीआर कहा जाता है उनके हेड है, उनको कहा और पुतिन को कहा कि डिप्लोमेसी और टॉक्स ही एक रास्ता है, और ज़ेलेंस्की को कहा कि बाइडेन की बात सुनना बंद करे, बाइडेन के रास्ते पे चलना बंद करे, अपना खुद का दिमाग लगाएं। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ मरिनका के चेक पोस्ट पर गीता मोहन, आज तक। उसका हमला यूक्रेन में अब भी जारी है। कीव की रक्षा के लिए इरपिन में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। इरपिन को कीव की दीवार माना जाता है, इसीलिए रूस की कोशिश ये है कि इस दीवार को जल्द से जल्द गिराया जाए। इरपिन में युद्ध के मैदान से देखिए हमारे संवाददाता गौरव सावंत की ये साहसिक रिपोर्ट। राजधानी कीव पर कब्जे के अभियान के बीच ये शहर इरपिन वो दीवार है जो रूस की सेना अब तक रोक रही है। यही वजह है रूस की सेना ने इरपिन पर बड़े हमले की तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि जब तक इरपिन पर कब्जा नहीं होगा तब तक कीव पर कब्जा करना मुश्किल है। यही वजह है कि इरपिन में यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने है।
इरपिन और बूचा बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि इरपिन और बूचा द्वार है कीव का, और इसीलिए इरपिन और बूचा की रक्षा कीव की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए यहां पर जबरदस्त लड़ाई पिछले 36 दिनों से चली है। केवल इस्तांबुल में बातचीत से पहले रूस ने कहा कि वो कीव और चर्नीहाइव 2 शहरों को निशाना नहीं बनाएगा, और उसके बाद रूस की सेना कुछ यहां से पीछे हटी है। और इसीलिए यूक्रेन की सेना धीरे धीरे यहां आगे बढ़ रही है, इस इलाके को फिर अपने कब्जे में कर रही है। इसको अपने कब्जे में करना इसलिए जरूरी है ताकि कीव की रक्षा की जा सके। यहां कुछ आवाज अभी भी सुनाई दे रही है, कुछ तरह के विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि ये जो विस्फोट हमको सुनाई दे रहे हैं ये वो बारूदी सुरंगें या एंटी टैंक माइंस है या एंटी पर्सनल माइंस हैं जिनको निष्क्रिय किया जा रहा है यूक्रेन की सेना द्वारा, या फिर ये प्रोब अटैक्स है, या फिर रूस की सेना जो ये कहा जा रहा था कि वो हट के बेलारूस की तरफ गई है। यूक्रेन की सेना के जिन अधिकारियों के साथ हम हैं उनका ये आकलन है कि ये केवल रीग्रुप कर रहे हैं, थोड़ा पीछे हटे नहीं है। इरपिन की रक्षा के लिए यूक्रेन की सेना अब उन हिस्सों पर भी कब्जा कर रही है जिन पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका था। हालांकि रूस के हवाई हमलों और बमबारी से लगभग आधा शहर तबाह हो चुका है। 300 लोग मारे जा चुके हैं और जो जिंदा हैं उनके सामने बिजली और पानी का संकट है। लेकिन कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना इरपिन में डटी हुई है। इरपिन के इलाके में इस समय यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है, और वी निशान वाली ये गाड़ी, ये रूस की सेना की गाड़ी थी, इसको ध्वस्त किया गया है। ये दिखाता है कि ये इलाका कुछ समय पहले तक रूस के कब्जे में था, और अब इंच बाय इंच यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर आप मेरे आसपास से यहां पर देखें तो यूक्रेन की सेना के सिपाही यहां पर तैनात हैं। इन जंगलों को पहले क्लियर किया जा रहा है, और जो जो इलाका क्लियर हो जाता है वहां पर एक झंडा लगा के वो बता रहे हैं कि अब यहां पर बारूदी सुरंग यानी एंटी पर्सनल माइंस या एंटी टैंक माइंस नहीं है। ये बिल्कुल फ्रंटलाइन है इरपिन के उस इलाके में जहां रूस की सेना और यूक्रेन की सेना कुछ घंटों पहले तक उनमें मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन अभी रूस की सेना पीछे हटी है, यूक्रेन की सेना उन्हें पीछे हटाने में सफल हुई है। ये सफेद झंडा लगाए जो गाड़ी आ रही है, ये इशारा ये है कि या इसमें सिविलियन है या पत्रकार है या एड वर्कर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनको निशाना दोनों ही तरफ से न बनाया जाए। ये कुछ सिविलियन लोग हैं। हाय, hi, yeah, we are from India. Where are you from? What children? Were you living in Irpin? We don't know. We are waiting for months while here, so we don't know. We just want to go home because we were shooting and it was terrible, really. I'm sure it was terrible. How long were you in between the shooting? In midst? About 1 month. 1 month. Yes. And when did that shoot? Under fire. Yeah, under fire. If you go further, you can find our home, our big house. It was shot by, I don't know what it was, but mine. Yes, but mine. By a rocket that came in. Yes, Oh yes. my God! So you stayed in a bunker throughout? Yes, for 1 month. For 1 month? Yes. इरपिन में यूक्रेन के सैनिक लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और यहाँ के घरों और सड़कों पर रूस के उन हथियारों और मिसाइलों को तलाश रहे हैं जो रूस के सैनिक यहाँ से भागते वक्त छोड़ गए थे। यूक्रेन को शक है कि रूस के सैनिक मौका देखकर फिर से इरपिन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए इरपिन के चप्पे चप्पे पर यूक्रेनी सैनिक सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ रूस और यूक्रेन की सेना की आमने सामने की लड़ाई होना तय है। देखिए किस तरह का एम्यूनिशन यहाँ पर पड़ा है और कितनी बड़ी संख्या में ये एम्यूनिशन यहाँ पर पड़ा है। ये आपको दिखाता है कि किस तरह की फायरिंग यहाँ पर नॉन स्टॉप रही है। केवल एक चेक पॉइंट पे यहाँ आगे और आगे देखिए, और आगे वहां देखेंगे अगर आप, वहां बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जैवलिन यहां पर तैनात हैं, और इसके आगे अब यूक्रेन की सेना भी धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। उसका लक्ष्य यही कि अपने इलाके को एक बार फिर अपने कब्जे में किया जाए। तो रूस का यह दावा है कि वो अपने आप एक गुडविल जेस्चर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह के तहत पीछे हटा है, और यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने खदेड़ दिया है रूस की सेना को। अब
प्रश्न ये उठता है कि जो इस्तांबुल में बातचीत हो रही है शांति बहाली के लिए, क्या उससे शांति असल में आएगी? जिस तरह से यूक्रेन की सेना अब यहां पर अपने मोर्चे बना रही है और बड़ी संख्या में तैनात हो रही है, उससे तो यही लगता है कि उन्हें अंदेशा है कि आने वाले समय में ये युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा और गंभीर रूप लेगा। और इसीलिए जो सिविलियन लोग भी फंस गए थे इस युद्ध में, वो किसी तरह यहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इरपिन की कीव से दूरी 25 से 30 किलोमीटर है, लेकिन इस दूरी को पूरा करने में रूस की सेना को 36 दिन का समय लग गया। हालांकि इरपिन लगभग तबाह हो चुका है और अब आखिरी दौर की लड़ाई चल रही है। फिलहाल कीव में शांति है, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी, ये इस बात से तय होगा कि इरपिन कब तक दीवार बनकर टिका रहता है। कल जो हमने धमाके सुने थे, उनके बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो शायद एंटी एयरक्राफ्ट के या कोई जो लोकल फाइटिंग थोड़ी बहुत चल रही है आउटस्कर्ट्स पे, उसके हो सकते हैं। कीव के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है पिछले 48 घंटे से भी लगभग, और यहाँ पूरी शांति है। कुछ दुकानें, कैफे और रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं जो युद्ध के शुरुआती दिनों में बंद हो गए थे। सप्लाई मार्केट जो है, जो सप्लाई सुपरमार्केट में, वो काफी हद तक इंप्रूव हो गई है। बीच में बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन अभी काफी नई सप्लाईज आनी शुरू हो गई हैं और हालात लग रहा है जैसे थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक जो है उनमें इंप्रूवमेंट आई है युद्ध के पहले हफ्ते के मुकाबले में। ये इस्तांबुल बातचीत का असर है कि कीव में एक बार फिर से शांति का माहौल है। यूक्रेन में हमले रुकवाने के लिए ज़ेलेंस्की एक तरफ बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने इलाके वापस लेने के मकसद से रूस पर हमले कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की रणनीति कितने दिन काम करने वाली है, ये पुतिन के जवाबी एक्शन पर निर्भर करता है। वो हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को मार रहे हैं, वो हमारे शहरों के रास्ते बंद कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों को बिना खाने और पीने के बंदी बना रहे हैं। यहाँ तक कि रूस ने देश की स्वतंत्रता को ही खत्म कर दिया है। ज़ेलेंस्की की हार न मानने की जिद और पुतिन का यूक्रेन को बर्बाद करने का फैसला इस बात का इशारा कर रहा है कि ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला नहीं। अभी तबाही और बर्बादी की दूसरी लहर आने वाली है। कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, इरपिन, यूक्रेन आज तक। तो रूसी गैस और तेल पर ग्लोबल जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका ने रूस पर बैन लगाया तो रूस ने नई चाल चल दी। रूस ने साफ कह दिया कि आज से रूबल में ही वो तेल और गैस बेचेगा। इस बीच यूक्रेन से तेल और गैस के आयात को लेकर भारत ने फिर से अपना रुख साफ कर दिया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री से मुलाकात में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय देश अभी भी रूसी तेल और गैस के बड़े खरीदार बने हुए। अमेरिका प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका के मित्र देश भी रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने में लगे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन है कि उन पर इसका कोई असर नजर नहीं आता है। अमेरिकी प्रतिबंधों से लड़ने के लिए पुतिन आज से एक बड़ा फैसला लागू कर रहे हैं कि रूस से गैस लेना है तो रूसी बैंक में रूबल का खाता खोलो और उसी से भुगतान करो। наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России. Цель – сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал. А что касается долгосрочных решений, то очевидно, что необходимо скорректировать стратегию развития авиационной отрасли с опорой на собственные ресурсы и с учетом новых условий. दुनिया में तेल और गैस के निर्यात में बड़ा हिस्सा रूस का है, लिहाजा रूबल में सौदा कर पुतिन आर्थिक प्रतिबंधों के झटकों को कम करना चाहते हैं, क्योंकि जो देश रूस पर निर्भर है वो अमेरिका या किसी और देश के कहने पर ज्यादा दिन तक रूस से तेल गैस सौदे का बहिष्कार नहीं कर सकता। ये बात रूस के खिलाफ खड़े ब्रिटेन को भी पता है। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्रिटिश विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस ने मुलाकात में भी ये मुद्दा उठाया और भारत ने अपनी स्थिति को साफ कर दिया। When oil prices go up, I think it's natural for countries to go out into the market and look for what are good deals for their people. But I am pretty sure if we wait 2 or 3 months and actually look
at who are the big buyers of Russian gas and oil, I suspect the list won't be very different from what it used to be, and I suspect we won't be in the top 10 on that list. ब्रिटेन ने भी साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर भारत अपने फैसले के लिए आजाद है। We respect other countries' decisions about the issues that they face. You know, India is a sovereign nation. I'm not going to tell India what to do. अमेरिका को भी समझ आ गया है, अगर रूस को आर्थिक तौर पर दुनिया से काटना है तो विकल्प भी देना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने 6 महीने तक हर दिन 1 बिलियन बैरल तेल रिलीज करने का फैसला लिया है। Look, the action I'm calling for will make a real difference over time. But the truth is, it takes months, not days, for companies to increase production. That's why the next part of my plan is so important. Today, I'm authorizing the release of 1 million barrels per day for the next 6 months, over 180 million barrels for the strategic from the Strategic Petroleum Reserve. यूक्रेन में जंग तेज है। अमेरिका और उसके मित्र देश खुद जंग में शामिल नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी है कि बिना लड़े रूस को झुका दिया जाए। आज तक ब्यूरो।